मैं हूं मोइज़ जाफरी और मैं हूं हैदर वहीद और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। वेलकम टू द शो। हम शो शुरू करेंगे। पहले जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके हवाले से रेफरेंस भेजा गया है, उसके जो हवाले से आगे क्या सियासी इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। हम इस चीज़ से इज्तनाब करेंगे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आया कि फ़ैसला क्या होना चाहिए, इस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन इसके इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी चीज़ें, एक बैकग्राउंड भी है, एक प्रेसिडेंट भी है, एक लॉयर्स मूवमेंट है जो पहले चल भी चुकी है। आर्टिकल 209 के ज़रिए से एक जज को, एक वाहिद तरीका है कि एक जज को अपने ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है, और आर्टिकल 209 में 3 ही बुनियाद हैं, 3 ही ग्राउंड्स हैं जिस पे कि उसको रिमूव किया जा सकता है। फ़िज़िकल और मेंटल इनकैपेसिटी को तो हम रूल आउट कर सकते हैं। अगर ये रेफरेंस मिसकॉन्डक्ट के हवाले से गया है तो ये रेफरेंस हमने देखा तो नहीं है, लेकिन एडिशनल अटॉर्नी जनरल जिन्होंने रिज़ाइन किया, जाहिद इब्राहिम साहब, उन्होंने अपने ख़त में इशारा इसी तरफ दिया है कि शायद ये मिसकॉन्डक्ट के हवाले से रेफरेंस भेजा है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने। अब इस रेफरेंस के हवाले से समाअत होनी है 14 जून को। 14 जून जो है वो ईद के बाद वो वाला हिस्सा भी है जहां APC भी हो सकती है और सियासी माहौल बहुत गर्म हो सकता है। इसमें जो है हमें ज्वाइन इस वक्त कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं और पिछली लॉयर्स मूवमेंट के रुए रवा हैं, बहुत सीनियर वकील हैं, रशीद रिजवी साहब, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रशीद साहब बहुत बहुत खुशामदीद शो में। रशीद साहब, पहले आपसे मैं यही पूछूंगा कि आपने पिछली लॉयर्स मूवमेंट भी देखी, पिछली लॉयर्स मूवमेंट की आपने क़यादत भी की। लॉयर्स मूवमेंट जो है वो बज़ाते ख़ुद एक इंडिजिनस न्यूट्रल इशू था, जिसको फिर हमने देखा जमात इस्लामी से ले के पीपल्स पार्टी और सब जो बीच में थे, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन की, आप कारवां को लीड करते थे। बड़ी दफ़ा मैंने आपको देखा कि चंद लोग ही आपके पीछे होते थे, फिर वो बढ़ बढ़ के लाखों हो गए और फिर आप अपनी मंजिल तक पहुँचे। आज क्या वो माहौल है? क्योंकि पिछली दफ़ा एक ईयर ऑफ चेंज था, इलेक्शन ईयर था, कुछ और इंटरनेशनल सिचुएशन भी ऐसी थी, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को आना था, मुशर्रफ साहब की वर्दी भी उतरनी थी, और ये जो जेन्युइन एक न्यूट्रल इशू था उसको आपने लीड जो है कामयाबी तक किया। इस दफ़ा आप उस माहौल से कंपेयर करें, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लॉयर्स मूवमेंट का एक सीक्वल, एक पार्ट 2 होने जा रहा है? मैं समझता हूँ कि इस मरतबे हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, इसलिए कि जो पिछले मूवमेंट के जिन लोगों को बेनिफिट्स मिले और जिन लोगों को ये मूवमेंट को मज़ीद इस्तेहकाम पहुँचाना था, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को, जो इसके असल बेनिफिशरी थे, उनके कंडक्ट से लॉयर्स कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी बहुत मायूस हुई है। और ये आपने बजा कहा कि दोनों के सिनेरियो बहुत डिफरेंट हैं, इस मरतबे काम करना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, कराची बार ने अभी 1 माह पहले जो कन्वेंशन किया था 22A के मसले पे, CRPC के मसले पे, तो वहाँ पे जो मैंने देखा लोग पूरे, हाँ वही 22A, वो उसमें बड़े दूर दराज से भी, KPK के दूर दराज इलाकों से, बलूचिस्तान से और मुख्तलिफ जगहों से आए थे। लॉयर्स मुत्तहद हो जाएंगे? पहले सवाल का जवाब तो हाँ, आप कह रहे हैं मुत्तहद लॉयर्स हो जाएंगे। अभी हम आएंगे कि सियासी मदद कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, बट आप समझते हैं कि लॉयर्स उस तरह मुत्तहद हो पाएंगे जिस तरह उस वक्त हुए थे? मैं समझता हूँ कि देखें, उस वक्त जो सियासतदान थे मुल्क से वो बाहर थे, सारे बड़े बड़े सियासतदान मुल्क से बाहर थे, और वो तहरीक बग़ैर इस उस पे एक्सपेक्टेशन के कि शायद हमें पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करे ना करें, उसके बग़ैर चली थी। इस मरतबे थोड़ा सा पॉलिटिकल फील्ड पे माहौल गर्म है, और अपोजिशन पार्टीज़ ने भी कल भी पार्लियामेंट में इस इशू को रेज़ किया है, और लगता है कि इस इशू पे वो हमारे साथ आएंगे। तो मैं समझता हूँ आएंगे सर, वो तो पहले ही मूवमेंट चलाने की बात कर रहे थे, ये तो एक न्यूट्रल इशू उनकी गोद में आके गिर गया है। जी जी, एक प्लस पॉइंट है 2007 के मुकाबले में और 2019 के मुकाबले में कि हमें इस वक्त
अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज की पूरी हिमायत मिलेगी। तो सर फिर इसको प्ले आउट करें कि हाउ विल दिस प्ले आउट। एक विजन होना और एक समझना कि आगे क्या होगा, एक लीडर की जिम्मेदारी भी होती है, उसकी एक खूबी और एक कैरेक्टरिस्टिक भी होता है। हाउ डू यू सी दिस प्लेइंग आउट? अब ईद के बाद APC होगी, ये समात होनी है 14 जून को। आप आगे किस तरह देख रहे हैं कि किस तरह ये मूवमेंट बन जाएगी? अब कहना आसान है, मूवमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती, सही कहा आपने, बिल्कुल आई डू एग्री विद यू। इस नोटिस इशू होने से पहले ही जब ये खबरें आ रही थी, उस सिलसिले में पाकिस्तान बार कौंसिल ने 12 जून को अपना इजलास तलब कर लिया। थोड़ी सी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं वो ये है कि ईद की छुट्टियां हैं और आखिरी रोज़े हैं, तो इस मसले में कोई एक पॉलिटिकल एक्टिविटी या और कोई एक्टिविटी हो नहीं सकती थी। उस लिहाज से 12 जून को हम लोगों ने पहले ही मीटिंग का फैसला कर लिया था। पाकिस्तान बार कौंसिल की मीटिंग है, उसमें लाए अमल आएगा। देखते हैं मेजॉरिटी पाकिस्तान बार कौंसिल की किस तरफ जाएगी। कल सुप्रीम कोर्ट बार ने कल फैसला कर लिया कि वो उस पर तहरीक चलाएंगे, और अगर ये बात तो पाकिस्तान बार कौंसिल भी एंडोर्स करती है तो मैं समझता हूँ कि फिर तो छोटी बार एसोसिएशन भी साथ चलेंगे। इस रेफरेंस की सियासी नियत होना, इसके पीछे कुछ जजमेंट्स से नाराज़गी होने के ऊपर तो तमाम वकला बरादरी मुत्तफ़िक़ है सर, लेकिन जहाँ तक अब इस रेफरेंस का करना क्या है, उस हवाले से दो मकतब फ़िक्र सामने आते हैं। एक का शायद ये ख्याल है कि इस रेफरेंस का क्योंकि बदनीयती पर मबनी बादियुन नज़र ये दायर हुई है, लिहाजा इसकी हेयरिंग ही नहीं होनी चाहिए, इसको रद्द कर देना चाहिए। और दूसरा मकतब फ़िक्र ये समझता है कि क्योंकि इफ्तिखार चौधरी साहब के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस थी उसको भी बदनीयती पर मबनी कहकर निकाल बाहर किया था, हालांकि उस पर शायद सुनवाई हो जानी चाहिए थी और मेरिट्स पर फैसला हो जाना चाहिए था। तो ये तरीक़ाकार जो है, जिससे वो वाहिद तरीक़ाकार है जिससे सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सुपीरियर जजेस की अकाउंटेबिलिटी होती है, तो कम से कम उस प्रोसेस की कैपेसिटी को धचका ना पहुँचे। देखें, रेफरेंस के लिए जो है, मैं जब प्रेसिडेंट था सुप्रीम कोर्ट बार का, उसके बाद के सदूर भी, पाकिस्तान बार कौंसिल भी, मुल्क की दीगर बार कौंसिल्स भी मुस्तकिल ये कह रही हैं कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को एक्टिवेट होना चाहिए। लेकिन जो लोग बरादरी के हैं, हैदर वहीद साहब इस पर इत्तेफाक करेंगे कि जिनके खिलाफ करप्शन आना है, जिनके लिए हम बार रूम गॉसिप्स में सुनते हैं कि किसने क्या एक्टिविटी है, किसकी क्या चीज़ है, उनको तो उन्होंने स्पेयर किया हुआ है और उस जज को वो टारगेट कर रहे हैं जो एक इंडिपेंडेंट व्यू रखता है, जो अपने फैसलों में लिहाजा सर ये रेफरेंस बदनीयती पर मबनी अगर आप समझें, अभी हम क्योंकि इस पर नहीं बात कर सकते कि वाकई ये बदनी, लेकिन अगर आप समझें कि है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं कर सकते इन प्रोसीडिंग्स को, कि ये प्रोसीडिंग्स जो हैं क्योंकि मैलिफाइड ये रेफरेंस है तो उसको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सुने बगैर ही क्वाश कर सकता है क्योंकि ये बदनीयती पर मबनी है, अगर तो है। बिल्कुल, वो चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की 13 रुकनी बेंच का डिसीजन है 9-13 का, मेजॉरिटी 9 जजेस की यही व्यू था और उन्होंने उसको स्ट्रक डाउन किया था। लेकिन आप एक चीज़ देखें, आप लोग एक चीज़ देखें कि ये तहरीक के साथ साथ रेफरेंस हमने चैलेंज किया था, अलग से खामोशी से पहले कोर्ट नहीं चले गए थे। ये पहली लॉन्ग मार्च के बाद एक प्रेशर बिल्डअप पहले आपने किया था, लॉयर्स ने, पॉलिटिकली भी एक माहौल था जब आप गए थे। बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात की कि तो यानी माहौल पहले बनाएंगे सर आप? बिल्कुल बनाना चाहिए कि उसकी वजह से जजेस का, बहुत से जजेस का, जब उन्होंने देखा कि जी 2 लाख 3 लाख का मजमा रात भर हाई कोर्ट के इर्द गिर्द, लाहौर हाई कोर्ट के इर्द गिर्द बैठा रहता है, तो सर लेकिन आपके ख्याल से इस वक्त मुझे तो साहब ये अगर प्रेशर बिल्ड करना था तो जब वो इतनी सारी नजर सानी की दरख्वास्तें आई थी फैज़ाबाद धरने वाली जजमेंट पे और उसके अंदर इस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई थी और नजर सानी कम से कम एक फ़ाइज़ ईसा साहब का होते हुए तो होनी थी, तो सर उस वक्त नहीं बिल्ड होना चाहिए था ये? नहीं, उसके लिए टाइम देखे ना, वो सिर्फ रेफरेंस रिव्यू पिटिशन थी, अब रेफरेंस आया है
अब जो है अब वो इशू शुरू होगा। अब प्रॉब्लम ये आई है कि हमारे सिंध में वेकेशंस हो गई हैं और 15 जून से गालिबन पंजाब में वेकेशंस आ रही हैं। ये चीज़ें भी हमारे सामने हैं। रमज़ान का महीना था तो ये उस वक्त मार्च 2007 में ये चीज़ें नहीं थी। मार्च 2007 में अगस्त में जाके रमज़ान आए थे। तो ये सारा कैलकुलेट करना पड़ता है कि, लेकिन सर एक कैलकुलेशन अगर मैं कर सकूं तो मैं समझता हूं आज जो जज साहिबान बैठे हैं आप उनका कंपैरिजन नहीं कर सकते कि मतलब बहुत बेहतर इस वक्त हालात हैं कंपेयर टू, आप देखें जावेद इकबाल साहब ने इफ्तिखार चौधरी साहब के हटने का फ़ायदा उठाते हुए उस वक्त एक ओथ लिया था। उनके पीछे फिर डोगर साहब थे जो चीफ जस्टिस बन गए थे और ये आम ख्याल था कि डोगर साहब जो असर में, जबकि इस वक्त की सुपीरियर जुडिशरी के हवाले से ऐसा कोई खदशा नहीं है। आज के चीफ जस्टिस के हवाले से ऐसा कोई खदशा नहीं है। तो ये एक मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव बात है। जी बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ आपके साथ कि इस मरतबे काफ़ी मुख्तलिफ सूरत हाल है। तो सर ये इतनी डेस्परेशन क्या थी? अगर मैं आप पीटीआई का एक हैट पहन के देखें, आपके साथी भी हामिद खान साहब, उनका भी मैं पूछूंगा कि आप वो किधर खड़े होंगे, लेकिन पीटीआई का क्या फायदा है? हमारे साथ है। मेरी मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, हामिद खान साहब बाहर हैं, मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई है और वो बिल्कुल कह रहे हैं हम साथ हैं काजी फायज ईसा के साथ, और ऐसी बात नहीं है कि उसूलों पर हम। जस्ट टू क्लैरिफाई, हामिद खान साहब, आप कह रहे हैं कि हामिद खान साहब पीटीआई की हुकूमत के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ हैं इस मामले में? बिल्कुल होंगे जी। मैं एक मिसाल दे दूं, मैं आपको एक मिसाल दे दूं। हामिद खान साहब सुप्रीम कोर्ट बार के सदर थे जब ये रेफरेंडम हो रहा था। वो उस वक्त भी सीनियर नायब सदर थे पीटीआई के, और उन्होंने पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल के साथ मिलकर परवेज मुशर्रफ साहब के रेफरेंडम को अपोज किया था। लेकिन उस ज़माने में पीटीआई को इतनी संजीदगी से नहीं लिया जाता था, आज वो हुकूमत में है। नहीं, लेकिन मैं पीटीआई की बात नहीं, मैं हामिद खान की बात कर रहा हूं। लेकिन सर एक और फर्क है ना कि आज पीटीआई हामिद साहब को भी इतना संजीदा नहीं लेती जितना उस वक्त लेती थी। पीटीआई की मेंबरशिप को इतनी संजीदगी से शायद नहीं लेते, और द अदर वे अराउंड, एज मिस्टर वहीद जस्ट पुट इट, इस दफा सर जरा देयर इज मोर राइडिंग ऑन इट इफ वन ऑफ योर मोस्ट पॉपुलर लॉयर मेंबर्स डज नॉट एग्री विद यू। नहीं, लेकिन ही इज नॉट रियली सीन एज समवन हु एग्रीज विद पीटीआई। मैं समझता हूँ मैंने जितना हामिद खान साहब के साथ 20-25 साल का मेरा साथ है कि ही विल स्टैंड विद हमारे साथ। आखिरी सवाल है रशीद रिजवी साहब, आखिरी सवाल है। मुनीर मलिक साहब, आप, अली अहमद कुर्द, तारिक महमूद, एतजाज हसन, कौन से इस सीक्वल में सब वापस आ रहे हैं? यही ग्रुप फिर बनेगा? हो सकता है यही ग्रुप बने। इसमें एतजाज हसन तो साथ हमारे चलेंगे। अब देखना है कि अली अहमद कुर्द और तारिक महमूद साहब के साथ तक एक्टिव होते हैं। मुनीर साहब के साथ कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, वो अमेरिका शायद आज चले गए होंगे या कल चले गए होंगे। वो 1-1.5-2 महीने बाद आएंगे। उनकी बेटी का प्रॉब्लम है। ये 2-4 मसले हैं। बहरहाल हम ये समझें कि नई क़यादत, तो लॉयर्स मूवमेंट होने जा रही है। इसका जवाब हाँ है, लॉयर्स मूवमेंट होने जा रही है। मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह तारीख अपने आप को दोहराएगी। बहुत बहुत शुक्रिया रशीद रिजवी, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द सिंध हाई कोर्ट बार, और पिछली लॉयर्स मूवमेंट के लीडर भी थे। उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और एक सियासी व्यू लेंगे। उज़मा बुखारी साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी और हैदर कुरैशी साहब पीपल्स पार्टी के भी हमें ज्वाइन करेंगे, और हम एक सियासी एंगल लेंगे कि ये सारी जो चीज़ अब है, जो सारे ये इशू हुआ है, इसका पॉलिटिकल फॉल आउट क्या हो। वेलकम बैक। हमने जो पहली सेगमेंट के अंदर यानी कि काजी फायज ईसा साहब की रेफरेंस के हवाले से जो बात की, उसके नतीजे में हुकूमत को अब किस तरह की तनकीद का सामना करना पड़ रहा है और किस वजह से तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, अब हम इस सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। जो बमुश्किल एक लीडर ऑफ अपोजिशन को आइनी तौर पर मिसाक जमहूरियत के तौर पर ना लगाने पर अपोजिशन यकजा हुई थी,
जिस यकजहती को फिर PML नून की वजह से या फिर दीगर मसाइल की वजह से या फिर पीपल्स पार्टी की मजबूरियों की वजह से ठेस पहुंची थी, उस अपोजिशन को मुत्तहिद करने में एक बार फिर से PTI इस मूव के साथ कामयाब हो गई है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस के हवाले से एक मुत्तहिद यूनाइटेड अपोजिशन सामने आई पार्लियामान के बाहर। पार्लियामान के अंदर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बहुत गरजे चमके, उनका माइक भी बंद कर दिया गया खिलाफ़े ज़ाब्ता उनके मुताबिक, जिसके बाद वो बाहर आए, उनके साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब बाहर आए और PML नून का मौक़िफ़ रिप्रेजेंट करने के लिए वो और पीपल्स पार्टी का रिप्रेजेंट करने के लिए भुट्टो ज़रदारी साहब दोनों साथ होकर मीडिया से मुखातिब हुए। आपको दिखाना चाहेंगे पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। उन जजेस को नहीं बताया जिनके खिलाफ ये इल्ज़ाम है और सीक्रेट में ये रेफरेंस फाइल करते हैं। ये इनका नीयत आपको दिखाता है। ये मुशर्रफ की बाकियात, मुशर्रफ का रवैया अपना रहे हैं। सिलेक्टेड जुडिशरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पुराने एजाज शाह के जो तरीक़ेकार थे, जो उन्होंने मुशर्रफ के दौर, आमिराना दौर में ऑपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, जुडिशरी के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, आज मदीना के रियासत में नया पाकिस्तान में वही आमिराना, वही तरीक़ेकार अपना रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको कंडेम करता है और पूरे ऑपोजिशन इसको कंडेम करते हैं। वाज़े कैटेगोरिकल रिजेक्शन इस मूव का PTI का। इसके बाद PML नून की तरफ से शाहिद खाकान अब्बासी साहब। आज पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया पर हमला है, उसकी टारगेटेड किलिंग है। आज जजेस पर रेफरेंस फाइल किए गए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर, हाई कोर्ट के जजेस पर, और हालत ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट का जज सदर को खत लिख रहा है कि मुझे ये बताएं कि आपने क्या रेफरेंस मेरे खिलाफ फाइल किया है। हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और इंशाल्लाह मुज़ामत भी करेंगे। हम अपने मेहमानों को इंट्रोड्यूस करते चलें। उज़मा बुखारी साहिबा PML नून को रिप्रेजेंट करेंगी, हैदर रशीद साहब पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। वहीद साहब, एक मुतहर्रिक अपोजिशन जो कि मेरे ख्याल से मुश्किल थी कंसिडरिंग द सर्कमस्टांसेस जो ज़रदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब ज़ाती तौर पर भुगत रहे हैं, लेकिन कामयाब हो गए इमरान खान साहब। देखें, एक बहुत ख़ास बात इस इशू की ये है कि जिस तरह पिछली लॉयर्स मूवमेंट में हमने देखा था कि जब एक न्यूट्रल इशू मिल जाता है तो हमने देखा वहाँ पे जमात इस्लामी जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ बैठी हुई है, सिविल सोसाइटी जो है वो PML नून के साथ बैठी हुई है, और आपने देखा कि एक्सपर्ट्स हो गए, आपके हर तरह के लोग जो हैं वो एक बैनर में आ पाते हैं जहाँ न्यूट्रल हो इशू। यहाँ भी अपोजिशन जिसने ईद के बाद मज़ाहमत करनी थी उसको अब एक न्यूट्रल इशू मिल गया है, एक मतलब गोद में आके एक गॉड सेंड इशू जो है PTI की हुकूमत ने दिया है। और मेरे ख्याल से ये PTI की हुकूमत जो है वो अपोजिशन को इससे बड़ा तोहफा नहीं दे सकती थी। तो ये बहुत ही मेरे ख्याल से एक नाकाबिल यकीन चीज़ हुई है। ग्राउंड रूल्स अगर सेट कर दें सब जुडिस मामलात के हवाले से, उनके मेरिट्स के हवाले से, उनके मतन के हवाले से, उनमें क्या फ़ैसला होना चाहिए या नहीं होना चाहिए के हवाले से ऑब्वियसली कमेंट्री हो नहीं सकती, सुप्रीम कोर्ट के अपने अहकामात हैं। लेकिन इस तमाम चीज़ के पस मंज़र में जो सियासत है और यहाँ इस नहज तक पहुँचे हम कैसे हैं, उस पर हम गुफ्तगू करना चाहेंगे अपने मेहमानों से। उज़मा बुखारी साहिबा, आपकी पार्टी ने भी एक वाज़ेह पोजीशन ली है, ये PTI की रेफरेंस है, फैज़ाबाद धरने के हवाले से है, उसकी वजह से है, उसके जजमेंट की वजह से है, क्वेटा कार्नेज रिपोर्ट की जजमेंट की वजह से है, या वाकई में कुछ असासाजात हैं जिन पे सवाल कुछ ऐसे उठने चाहिए कि पहले मीडिया में लीक हो रहे हैं, फिर जज साहब खुद कह रहे हैं कि मेरे ख़िलाफ़ अगर कोई रेफरेंस है तो प्लीज़ बता दें। शुक्रिया मोइज़। देखिए, इस मुल्क में सबके असासाजात खुलने चाहिए सिवाय इमरान खान साहब और उनकी फैमिली के। और इमरान खान साहब जो हैं वो 1-1.5 लाख रुपया टैक्स दें वज़ीर आज़म होते हुए, और उनको कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। वो 300 कनाल का महल हो, ज़रई जो है ज़मीन हो, जमान पार्क का घर हो, और मतलब बहुत कुछ। मेरी गुजारिश यहाँ पे ये है कि ये इतनी सिंपल बात नहीं है। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आपको याद होगा कि ये कुछ महीनों से चल रही थी, ख़ास तौर पर जब फैज़ाबाद धरने का रिव्यू पिटीशन डाली गई उसके अंदर भी जो है ये इसी तरह से जजिस के बारे में जो है वो कमेंट्स किए गए थे, और उसके बाद फिर हुकूमत एज यूजुअल मुकर गई और उन्होंने कहा नहीं जी हमारा तो है ही नहीं, मैंने तो साइन ही नहीं किए इसके ऊपर, और उसको इन्होंने निगेट कर दिया। लेकिन अब देखने की बात यह है कि ये सिलेक्टेड किस्म का जो एहतसाब पहले ऑपोजिशन के साथ हो रहा था, जो सिलेक्टेड किस्म का जो एक खामोशी है जो मीडिया के ऊपर तारी करने की कोशिश की जा रही थी, अब उसका तीसरा एजेंडे का रुख जो है वो क्या अदलिया की तरफ है।
देखिए, आपको याद होगा मोइज, हमारे बारे में सिसिलियन माफिया, गॉडफादर, ये वो, और कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है जजेस कराम का, वो बड़ा क्लियरली इन तमाम बातों की इजाज़त नहीं देता, इस किस्म के रिमार्क्स की इजाज़त नहीं देता। और लेकिन हमने मुकम्मल रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया, और कोई भी हमें भी मशवरे मिले जी ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन हमने कतई तौर पर उसको, नवाज शरीफ साहब ने उसको रिजेक्ट किया। लेकिन इस हुकूमत के ऊपर देखने वाली बात यह कि क्या ये हुकूमत ने किया है या किसी हुकूमत के कहने से करवाया है किसी ने कह के, और काजी फाइज ईसा टारगेटेड क्यों है। आपको याद होगा अभी शौकत सिद्दीकी साहब जो हमारे इस्लामाबाद के जज साहब थे, उन्होंने भी अचानक कुछ बोलना शुरू किया, उसके बाद उनके ऊपर भी रेफरेंस आया और उनको भी फारिग कर दिया गया। तो ये जो एक टारगेटेड किस्म की कार्रवाइयाँ शुरू की हैं हुकूमत ने, इसको कतई तौर पर नवाज शरीफ साहब का हुक्म है। कल मुलाकात में मैं भी मौजूद थी और उन्होंने बिल्कुल कहा कि अदलिया का बहुत सारे हमें फैसलों पर एतराज़ात हैं, आज भी मौजूद हैं, लेकिन जो हमने पौधा लगाया था अदलिया की आज़ादी की शक्ल में, उसको वो अब परवान चढ़ रहा है। और अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, वो लोग भी हैं जो फंड इकट्ठे करते रहे, वो लोग भी हैं जो एक पार्टी को बाकायदा टो करते रहे, लेकिन ये इसमें ये बात की उनके ऊपर तो आज तक किसी ने नहीं पूछा, बन गया क्या? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। यही मैं बात करने लगी थी। अगर चेक करना है, एक सिर्फ कंप्लीट कर लूं जी, मैं एक सिर्फ एक लाइन कंप्लीट कर लूं, और वो ये है, अगर आपको याद हो, सिंध हुकूमत ने इल्जाम लगाया कुछ दिन पहले कि 77 करोड़ रुपीस जो है वो इकट्ठे हुए कराची के अंदर गवर्नर हाउस में, और वो जमा कराए गए 67, और खुद वाडा साहब जो इनके वजीर हैं उन्होंने कहा कि ऐसे चेक्स जो है वो नहीं दिए जाने चाहिए। इसको सबसे पहले तो ऑडिट होना चाहिए उस डैम फंड का, और वो डैम फंड की टो में और उससे पहले जो कुछ होता रहा, इन हुकूमत को तो अभी जुडिशरी ने कहा ही कुछ नहीं है मोइज। ना इनके खिलाफ कभी सुओ मोटो होते हैं, ना इनके खिलाफ कोई अस्पतालों में जाता है, ना इनके खिलाफ टिकर चलते हैं, इनके साथ तो हुआ ही कुछ नहीं। और ये आलम है थोड़े से सिचुएशन देख लें, जब पिछली लॉयर्स मूवमेंट चली थी तो वो ईयर ऑफ चेंज था, मुशर्रफ साहब की वर्दी उतारने का साल था। अगर उन्हें वर्दी रखनी थी तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जो है एक केस में इसका मैंडेट लेना था, आईनी तरमीम कुछ ऐसी करके उसको रेटिफाई करना था। मतलब इट वाज अ ईयर ऑफ चेंज। हमने ऑलरेडी उस वक्त की, अब अगर आज हम बादियुन नज़र किताबें देखते पढ़ते हैं तो हमें यह भी पता चलता है कि अमेरिका बड़ा इंटरेस्टेड था बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को उस वक्त हेल्प करने का कि वो प्राइम मिनिस्टर भी बने। तो बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से लॉयर्स मूवमेंट जो है वो फिर कामयाब भी हुई, और सारे लोग साथ लॉयर्स के बैनर में आके नवाज शरीफ साहब की मेरे ख्याल से सियासी क़यादत में जी क्या नहीं हैदर, मैं आपकी इस थ्योरी से इत्तेफाक नहीं करती माजरत के साथ, और वो इसलिए कि मूवमेंट्स कभी भी बनाई नहीं जा सकती। उसको प्लान जरूर किया, लंदन प्लान बन तो सकते हैं, लेकिन मूवमेंट के अंदर जब तो जिस तरह से मूवमेंट बनाई गई थी, पब्लिक इन्वॉल्व हुई थी, आम पब्लिक, जी मैं तो उस मूवमेंट का हिस्सा था, मैं क्यों कहूंगा कि मूवमेंट बनाई गई थी? आप दुरुस्त कह रहे हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि आपने कहा, मैं एक कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूं। मैं कह रहा हूं हालात जो है वो भी हालात कुछ अलग थे। देखें, एक ईयर ऑफ चेंज होता है ना, इलेक्शन का साल होता है, उसके डायनामिक्स अलहदा होते हैं। अभी हुकूमत जितनी नाअहल हो, अभी आए हुए एक साल हुआ है, तो डायनामिक्स इस तरह से थोड़े डिफरेंट हैं। इंटरनेशनल प्लेयर्स का इंटरेस्ट इस वक्त जो है वो दूसरी लॉयर्स मूवमेंट में क्या हो, कितना वो सपोर्ट करें ना करें। देखें, चिंगारी हमेशा ओरिजिनल होती है, इंडिजिनस ही लगती है, जो कि पिछली दफ़ा भी लगी थी, एक ओरिजिनल इशू था, लेकिन उसके इर्द गिर्द भी कुछ सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस थे। हम ये देखना चाह रहे हैं, और मेरा सवाल जो है वो कुरैशी साहब से, या पहले चलें आपसे, यही होगा कि आज के जो हालात हम देखते हैं। मैं अपनी बात पूरी करना चाह रही हूँ। जी आप कर लें प्लीज़। जी, मैं अपनी बात पूरी करना चाहती हूँ। मैंने एक कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश की है कि प्लान्स तो बनाए जा सकते हैं, लेकिन जब तक पब्लिक इन्वॉल्व ना हो, जब तक आवाम उसको अपनी कैंपेन ना समझ लें, तब तक वो कभी भी एक पब्लिक मूवमेंट नहीं बन सकती। और अदलिया तहरीक में आपने देखा कि ये हुआ कि आम आदमी ने, जैसे आपने भी इंट्रो में भी कहा था, कि जब एक न्यूट्रल इशू मिल जाए, एक आम आदमी को लगे कि ये हम सब का इशू है, उसके ऊपर उनकी राय को हमवार करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब यहाँ पर यह है कि लोग पहले महंगाई से, लोग पहले इन हालात से इतना दुभर है उनकी जिंदगी, उनको जीना इतना मुश्किल है कि वो पहले इस हुकूमत के लिए बददुआएं मांग रहे हैं। अब उसके बाद आप एक महाज खोला है इन्होंने, मुझे नहीं पता कौन सा अक्लमंद इनका मुशीर है जिसने इनको मुशर्रफ इराक में चलने का मसला दे दिया है। और इसके ऊपर ये एक फ्यूल का, कुरैशी साहब पहले एनालाइज कर लें सर, सर्कमस्टांसेस जो पिछली लॉयर्स मूवमेंट के थे,
आज आपके ख्याल से सियासी माहौल और जो भी उस वक्त की बातें जो मैंने ऑलरेडी जिक्र किया, आप कैसे कंपेयर करेंगे इस वक्त का सियासी माहौल और उस वक्त का? क्या हम ईद के बाद एक लॉयर्स मूवमेंट, दूसरी लॉयर्स मूवमेंट देखने जा रहे हैं जिसको मुल्क गिर पजराई मिलेगी जिस तरह पिछली वाली को मिली थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदर, आपका बहुत अहम सवाल है और आपने जो पस मंज़र बयान किया वो भी किसी हद तक बिल्कुल दुरुस्त है। उज़मा जो बात कर रही हैं वो एक और ज़ाविये से दुरुस्त है, लेकिन आपने जो इन द हाइंडसाइट बात की, देखिए हुक्मरान जो होते हैं ना, कुछ हुक्मरान होते हैं जब डिक्टेटर्स होते हैं तो वो नशे में आ जाते हैं कि मेरी तो हुकूमत जा नहीं सकती। सिविलियन लोग भी अगर बहुत एक्सट्रीम मजबूत हो जाएं या उनके पास मेजॉरिटी आ जाए तो वो समझते हैं कि हम अब हर चीज़ को तहस नहस करते हैं। गलतियां होती हैं और कई बारी गलतियां करवाई जाती हैं, और फिर जब वो हो जाती है तो फिर तहरीक के लिए एक माहौल बनता है। तहरीक में लोग ज़रूर अपनी मर्ज़ी से आते हैं, लेकिन एक बयानिया बनता है और उनको अगर लगे कि ये वाकई बड़ी ज़्यादती हुई है, जो कि हुई थी, लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब को आखिर कोई ना कोई इनविजिबल सपोर्ट थी जब वो जा रहे थे मिलने मुशर्रफ साहब से, और वो डटे तो वो किसी बात पर डटे ना। आज कोई और डट के खड़ा हो जाए, कई लोग नहीं डट पाते। तो आज के तनाजुर में देखिए, नया पाकिस्तान है, इसको सेलेक्टेड पाकिस्तान कह लें, या नया इनकार सिनेट हो रहा है जिसमें सेलेक्टेड मीडिया चाहिए, सेलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टीज़ चाहिए विद देयर सेलेक्टेड काइंड ऑफ लीडरशिप, जिसमें टेम्ड इदारे चाहिए तमाम, और हदूद व कयूद इनविजिबल तरीके से मुतय्यन कर दिए गए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये साकिब निसार साहब की प्रोएक्टिव जुडिशरी का जो दौर गुजरा उसमें ऐसा काम क्यों नहीं हुआ? अगर ये चीज़ें थीं तो तब मंजर आम पे क्यों नहीं आई? क्या अभी बहुत ज़रूरत पड़ गई है, या क्या इन लोगों के सामने कुछ रिव्यू पिटिशंस आने वाली हैं कि उसके पुट अप होने से पहले इनको रास्ते से हटाना है, या क्या 2023 में इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होना है, वो इलेक्शन ईयर होना है, तो क्या उस वक़्त मामलात हैं? देखिए, इस मुल्क में हकीकी एहतसाब अभी तो होना शुरू नहीं हुआ। हर केस के पीछे वो शेख रशीद कहते हैं कोई फेस होता है, कोई इंटेंट होती है, अल्लाह करे। लेकिन मुझे ये उम्मीद इसलिए बेहतर है कि बार काउंसिल्स बिल्कुल ये लेजिटिमेटली खड़ी हो गई हैं। सिंध हाई कोर्ट बार भी है, पाकिस्तान बार काउंसिल भी मीटिंग कन्वीन कर रहा है, और पॉलिटिकल जमातें तो यकीनन इशू ढूंढ रही होती हैं, और ये न्यूट्रल इशू है, इस पे सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे और हम एक केओटिक सिचुएशन में जा रहे हैं। लेकिन अहम बात यह है कि इस काम करने के बाद पीटीआई खुदकुशी कर रही है। देखें ना, बिल्कुल खुदकुशी कर रही है, और हमें नहीं समझ आ रही कि वो ये क्यों कर रही है। मरियम साहिबा सामने आई, यहाँ पे बिलावल साहब जो हैं वो बबांगे दोहल जो है वो पीपल्स पार्टी का केस लड़ते नजर आए। हमने पीटीएम के हवाले से रिसेंट देखा एक इंसिडेंट हुआ, हमने अब देखा कि जज साहिबान के हवाले से रेफरेंस दाखिल की गई है। ईद के बाद जब ये सारी चीज़ें कन्वर्ज अगर कर जाती हैं, और एक बैकग्राउंड में एक मैशत है जो संभल नहीं रही, एक हुकूमत है जो डामाडोल नज़र आती है, तो ये टाइमिंग जो है ये पीटीआई के हक में तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। तो ये क्या, कुरैशी साहब आप बताएं, आपके ख्याल से ये वाकई पीटीआई का फैसला है? आप पीटीआई तो ये फैसला करते कहीं? देखिए, जब पपेट हुकूमत होती है तो अपने फैसले तो कर नहीं पाती ना। इंटीरियर मिनिस्टर पीटीआई का फैसला है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पीटीआई का फैसला है, फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट बैंक गवर्नर पीटीआई का फैसला है। जब उनको ऑन अ थर्सडे नाइट मैसेकर जिसे आप कहते हैं मीडिया में, जब उनसे की वजारतें ले ली गई तो वो अब इस वक्त कंट्रोल में नहीं है, और यही इस मुल्क की बदकिस्मती है। चेयरमैन नैब पे जो हमले हो रहे हैं वो पीटीआई कर रही है, उनका गठजोड़ था, लेकिन जब उन्होंने उनकी ट्यून पर चलना बताया कि मैं नहीं चलूँगा, या शायद वो एक और डगर पे जा रहे थे, तो बात और तरफ चली गई, और इस किस्म की चीज़ें कि हम डाइग्रेस कर जाएंगे। लेकिन आपने बहुत अहम सवाल किया। एक फिनोमेना है जिसे हम कानून में और कहते हैं बॉयलर रूम सिनेरियो। हम एक बॉयलर रूम सिनेरियो में जा रहे हैं जिसमें इकोनॉमिक मेल्टडाउन है, पॉलिटिकल कियोस है। पार्लियामेंट आप देखिएगा कि मुझे इस हद तक खदशा है हैदर के शायद आपका बजट पास ना हो सके, इस हद तक मुझे खदशा नज़र आ रहा है। आपके स्ट्रीट एजिटेशन होगी, एक्सट्रीम हाइपर इन्फ्लेशन में आपकी इकॉनमी चली गई है, आपके बॉर्डर्स हीट हुए हैं, आपके यहाँ दोबारा दहशतगर्दी शुरू हो गई है, अदलिया से तसादम शुरू होगा, लीगल फ्रेटर्निटी, दीगर एनजीओज ऑन रोड्स होंगे, अवाम ऑन रोड्स होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग
जो ऑलरेडी जो है सड़कों पे आने की बात कर रहे हैं, उनकी कदगने हैं, पीटीएम की बात है और ऐसे ग्रोह हैं। तो ये एक ऐसा केओटिक डिजास्ट्रस बॉयलर रूम सिचुएशन होगी जिसको फिर एक्सप्लॉइट करने की के लिए आसानी पैदा हो जाएगी। और कोई भी कह सकता है कि देखिए ये सिविल हुक्मरान थे, ये नाअहल थे, निकम्मे थे, ऑनेस्टी को हम क्या करें, इनसे हुकूमत नहीं चली, इन्होंने इस इदारों से तसादुम किया और ये जो रेफरेंस है ये हुकूमत दायर कर रही है। बुनियाद पर अहम फैसले भी हो सकते हैं। ये बात यानी कि सियासत और आईन के दायरे के बाहर मैं देख रहा हूं और मैं अगस्त से पहले बहुत सारी चीजें जंतर मंतर होती देख रहा हूं। अगस्त सितंबर इज वेरी क्रूशियल एज फार एज आई एम सीइंग थिंग्स। इफ दिस इशू वाजंट बिग इनफ, अगर यही काफ़ी नहीं था तो एक ठोस री एंट्री एक और सियासी शख्सियत की हुई। मेरे ख्याल से उस पर कमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। मरियम नवाज़ साहिबा आखिरकार वो स्पीच जो कि उनको नवाज शरीफ साहब को कोट लखपत जेल तक छोड़ते हुए करनी थी, उन्होंने आखिरकार कर दी। एक अलग मौका था, एक अलग लोकेशन थी, PML नून का फाउंडेशन डे था, उनके साथ हमजा शहबाज शरीफ साहब भी थे। उनका भी लबो लहजा जो था वो ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। फिर मैच फिक्स करके कभी किसी अदालत की तरफ भागते हो, कभी किसी अदालत की तरफ भागते हो, और भाई अदालतों में क्या जाते हो, मरियम नवाज से, हमजा शहबाज से मैदान में मुकाबला करो। ये खड़ी है मरियम नवाज, ये बैठा है हमजा शहबाज। आओ, अदालतों के पीछे न छुपो, इदारों के पीछे मत छुपो, मैदान में मुकाबला करो। मुस्लिम लीग नून के शेरों से मैदान में मुकाबला करो। जो वोट चोरी करके आता है, जो धांधली के जरिए आता है, वो खौफ में जीता है, वो खौफ में सांस लेता है, वो खौफ में हुकूमत करता है और फिर कहता है कि मैं किसी को NRO नहीं दूंगा। ओ भाई, तुमसे NRO मांग कौन रहा है? जो खुद हर बात पे किसी का मोहताज हो, किसी की आंखों के इशारे की तरफ देखता हो, वो किसी को NRO क्या देगा और उससे कोई क्या मांगेगा? भाइयों, ये तो बताओ जरा मुझे। ये हाल है उस प्लेटर पे रखे हुए न्यूट्रल इशू से पहले। तो आगे क्या होगा? रेफरेंस के बाद की मरियम नवाज साहिबा अभी तक सामने नहीं आई है। उस्मा बुखारी साहिबा, मैंने आपको याद है लास्ट प्रोग्राम में आपने मुझसे सवाल किया था यही कि वो तकरीर क्यों नहीं हुई और क्यों नहीं हो सकी, और मैंने आपसे उस वक्त कहा था कि थोड़ा दिन इंतज़ार कर लीजिए, आपको मरियम नवाज़ की बहुत सारी तकरीरें सुननी हैं। और ये भी अभी उनकी एक डेब्यू इनिंग थी जो उन्होंने खेली। अभी उनको बहुत सारे सेमीफाइनल्स और फाइनल्स तक पहुंचना है। और जो तकरीर आपने उनकी सुनी वो हमारे यौम तकबीर के हवाले से थी, जो हमारा 28 मई का फंक्शन था। रमज़ान है और हम पहले ही आपको पता है कि अनाउंस कर चुके थे कि APC जो है वो ईद के बाद होगी। लेकिन अब की ये जो डेवलपमेंट है, इसके अंदर जो 14 जून की जो नोटिस हुआ है तमाम लोगों को, उसके ऊपर 12 को जो मुख्तलिफ बार काउंसिल्स हैं उन्होंने भी मीटिंग बुला ली है। और यकीनन मुझे लगता है कि APC भी इससे पहले होगी अपना लाहे अमल देखने के लिए। आज रेजोल्यूशन जो है सेनेट से पास कर ली गई है काजी फाइज ईसा साहब की और बाकी जो रेफरेंस हैं उनके उसके हवाले से, और नेशनल असम्बली में उसको जो है वो टेबल ही नहीं होने दिया। ये खौफ का आलम है। पहले मुझे समझ में नहीं आती, पहले ये हुकूमत मुकर रही थी, आपको याद है 2 दिन पहले तक, कि हमें तो पता ही नहीं, हमें तो मालूम ही नहीं। हालांकि ये मुमकिन नहीं है कि रेफरेंस जो है वो खुद ब खुद जनरेट नहीं हो जाता, उसको वजारत कानून जनरेट करती है। और ये भी कोई मतलब चंबे की बात नहीं है। फरोग नसीम साहब जो हैं वो मुशर्रफ साहब के वकील हैं और वो उनका बैकग्राउंड क्या है ये सारी दुनिया जानती है। सो ये रेफरेंस जो है वो सदर पाकिस्तान ने भेजा। जो लीकेज हुई है प्रेसिडेंट हाउस के अंदर से, वहां पर जो डिफेम करने की कोशिश की गई, जो जज साहब को एम्बैरसमेंट सिचुएशन में डालने की कोशिश की गई, मुझे नहीं पता इस ओहदे की वजह से खुद कमेंट्री नहीं कर सकते, जो कि सामने आके इन इल्जामात को रद्द नहीं कर सकते। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये जो आपने ये मूवमेंट जैसे शुरू होगी, अब ये हीट अप कैसे होगी कि ये बार काउंसिल्स की मीटिंग्स, उसके बाद एक हमारे जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है उन्होंने रेजिग्नेशन दे दी है। मैं आने वाले दिनों में जो लीगल फ्रेटर्निटी है उसके अंदर से रेजिग्नेशन देख रही हूँ, और मैं समझ रही हूँ कि जो लॉयर विंग है PTI का खुद से, उसके अंदर हामिद खान साहब एक बड़ा नाम है और उनको लॉयर विंग को बनाने वाले वो हैं। उसके अंदर उनकी राय भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी और वो लॉयर मूवमेंट के अंदर बहुत शाना बशाना थे इस हवाले से। और जो इंटेग्रिटी की बात की,
काजी फायज ईसा की इंटेग्रिटी किसी भी लिहाज से चैलेंज नहीं की जा सकती, वो दलेरी के हिसाब से हो, वो कानून। और आपको याद है कि उनसे जब भी कोई दूसरा सवाल किया जाए कानून के अलहदा से, तो वो कहते हैं मैं नहीं बोल सकता। ये वो जज है जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट को जहन में रखता है, ये वो जज है जो प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ को जहन में रखता है, ये वो जज है जिसको ऊपर कोई अंगुली नहीं उठा सकता, उसकी बैकग्राउंड तो देखिए कि क्या है। मेरा कुरैशी साहब यही है कि फिर उनको हीरो बना, या तो हीरो बनते मुझे नजर आ रहे हो, मुझे तो वो हीरो बनते नजर आ रहे हैं। ये तो मुकद्दर की बात होती है हैदर, ये मुकद्दर की बात होती है। इज्जत खुदा ने इसीलिए अपने हाथ में रखी हुई है। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब, थैंक यू वेरी मच, फर्स्ट टाइम ऑन आवर शो, इट वाज अ प्लेजर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बुखारी साहबा, आप तो रेगुलर हैं हमारे शो पे, आपका भी बेइंतहा शुक्रिया। नाज़रीन, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक से वापस आके ये जो हमने डिस्कशन की है सारी, इसको आपस में कुछ ज़रा डिस्कस करके सॉर्ट आउट करेंगे और देखेंगे कि आगे आपके लिए, अवाम के लिए, जो महंगाई से दबी हुई अवाम है, इस वक्त परेशान अवाम है, उसके लिए इस इशू में क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये एक वाज़े और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी तकरीबन बना दी गई थी कि आप अपने असासजात अगर डिक्लेयर नहीं करेंगे, अगर आपके असासजात 10,000 दिरहम भी सही डिक्लेयर ना हुए हों, उनका मटीरियल इफेक्ट आपकी डिक्लेरेशन या मिस डिक्लेरेशन पर ना हो, जिसके तहत नवाज शरीफ साहब जो हैं वो नाअहल हुए थे, तो ये समझा गया था कि अब बाकी सियासतदानों के लिए बड़ा कठिन सफ़र होगा। बहरहाल ऐसा सामने नहीं आया, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं उनकी असासजात के अंदर जो इम्प्रॉपर्टी थी वो नीयत का टेस्ट उस पर लगा कि ये नेक नीयत थी, बदनीयत थी, गलती थी या नहीं थी। उसके अलावा ये टेस्ट जब जहांगीर तरीन साहब पे लगा तो वो बदनीयत साबित हुए, उनको सुप्रीम कोर्ट ने चोरी करते हुए भी कहा कि ये आपने करप्शन की है। उसके अलावा फिर लॉ जब जाके सेटल हुआ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ख्वाजा आसिफ साहब को बरतरफ करने के बाद और सुप्रीम कोर्ट का उनको बहाल करते हुए हुआ, जहाँ पे हम आज खड़े हैं कि एक अगर गलती हो आपके असासजात की डिक्लेरेशन में, वो उसके अंदर बदनीयती ज़ाहिर हो, उसके अंदर एक मटीरियल इफेक्ट हो, ये नज़र आए कि आपने किस वजह से छुपाया। वरना अगर महज एक अकाउंटिंग एरर है, जिस तरह अगर एक पार्किंग फ़ाइन है, तो उसकी वजह से आपकी मोरालिटी के ऊपर सवाल नहीं उठना चाहिए। लेकिन एक और भी एंगल इसमें कि सियासतदान जो होते हैं वो आर्टिकल 62 और 63 की वजह से, काजी फायज़ ईसा साहब की अपनी ही जजमेंट है ये, कि सियासतदान जो हैं वो क्योंकि लोगों को एक वादा वो करते हैं, क्योंकि वो लोगों को एक फ़र्ज़ वो करते हैं, लिहाजा उनके ऊपर एक कठिन और एक ज़्यादा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी खड़ी होती है कि वो फिर जवाबदेह होते हैं अपने लोगों को, और उनका कोई भी मटीरियल इरेगुलरिटी जो होती है वो उनके ऊपर ज़्यादा लीथल होती है, उनके लिए ज़्यादा नुकसानदेह होती है। आयरॉनिकली ये जो टेस्ट था और ये जो मेयार थे अदरवाइज साहब, ये सियासतदान तो नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के बाद स्लिप एंड डॉज हो गए, अब ये खड़े किए जा रहे हैं अगेंस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और इस बुनियाद पर खड़े किए जा रहे हैं, ये इस इल्ज़ाम पे खड़े किए जा रहे हैं कि वो मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकिब हैं, क्योंकि उनके असासजात जो हैं वो सही से डिक्लेयर्ड नहीं है। और बदकिस्मती से ये तमाम इल्म हमें लीक ख़बरों से मिल रहा है, उस एक ऐसी रेफरेंस के बारे में जिस रेफरेंस के बारे में वो जज साहब खुद सदर पाकिस्तान को लिख के कह रहे हैं अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो मुझे भी उसकी कॉपी फराम कर। देखिए, रेफरेंस तो अब है, हमें पता है, लेकिन साथ ही साथ जो आप कॉमनैलिटी जोड़ रहे हैं, काफ़ी लोग एक और कॉमनैलिटी जोड़ रहे हैं, और वो ये है कि हक़ाइक़ कुछ भी हों उस पर हम नहीं जा सकते, असासजात के हक़ाइक़ की हम बात नहीं कर सकते, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने करनी है, बट हक़ाइक़ कुछ भी हों, आइदर वे असल मकसद या असल वजह इस चीज़ की क्या असासजात हैं, क्या मिसकॉन्डक्ट है या नहीं, सवाल ये है कि असल वजह ये है या नहीं, मुझे नहीं पता। ये सब अपना एक फ़ैसला कर सकते हैं मामलात देख के, हालात देख के, सारा पस मंज़र देख के, लेकिन जो असल कॉमनैलिटी है वो देखें, बहुत सारे लोग हैं उनका ये नहीं। हमारी पहली सेगमेंट में रशीद रिजवी साहब को पता था, हमारी दूसरी सेगमेंट में वज़ा बुखारी साहिबा को और पूरे PML नून को पता था, और पीपल्स पार्टी को और कुरैशी साहब को पता था, इसीलिए तो प्रोटेस्ट हो रहा है। वरना तो ये एक आईनी तरीका है, एक जवाज़ एक तरीका है जहाँ पर आप ये हमारे मुल्क की ये बदकिस्मती है कि जब आईनी तरीका कार को अब जब बदनीयती से अगर कभी इन्वोक किया जाए तो उससे होता ये है कि जो लेजिटिमेट मिसकॉन्डक्ट के इश्यूज़ हैं जो कि एक्चुअली यहाँ पे होने चाहिए टैकल, वो फिर नहीं होते, और हर चीज़ ही एक पेंट ब्रश से फिर जो है वो पेंट की जाती है। मेरे ख्याल से इस वक्त जो तासुर मिल रहा है, तासुर यही है,
कि इन जज साहब जो हैं इनके ख़िलाफ़ जो ये रेफरेंस और ये सारे मामला किए जा रहे हैं उसका असल रीज़न शायद उनके असासा जहाज से जुड़ा हुआ हो ही नहीं। और अगर हम ईद के बाद की सियासत देखें जिसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे कन्वर्ज करती अब नज़र आ रही हैं, जिसमें मरीम नवाज़ हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, आसिफ ज़रदारी साहब की मुमकिना अरेस्ट है, मुझे उनका अरेस्ट नज़र आ रहा है बाय द वे, और मुझे नज़र आ रहा है कि ये PTM टाइप और जो मिसलेनियस बहुत सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें एक इस बैनर रेफरेंस अगेंस्ट दिस ऑनरेबल जज के अंदर आ जाएंगी ना जी। ये सारी बातें या तो इनएविटेबल थी या कंटिन्यूइंग थी या हो रही थी या लो हैंगिंग फ्रूट थे या जो भी चीज़ें थी, ये तो इन्होंने खुद, ये आप बैल मुझे मार वाली बात लग रही है, खुद एक प्लेट पे रखी है चीज़ और तमाम लोगों को यकजा करने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म दे दिया कि आप एक दूसरे से नफरत करते हो, एक दूसरे को डिस्ट्रस्ट करते हो, एक दूसरे के बैनर्स के नीचे नहीं आना चाहते। पर यही हुआ था जाफरी साहब पिछली लॉयर्स मूवमेंट में, आप यकीन करें फार राइट और फार लेफ्ट के लोग एक बैनर के अंडर आ गए क्योंकि वो बैनर न्यूट्रल था जिस तरह आपने कहा। और ये बैनर देखें, मेरे ख्याल में इफ्तिखार चौधरी साहब जिस तरह के बैनर थे, ठीक है वो बैनर थे, लेकिन काजी फायज ईसा साहब एक ट्रूली न्यूट्रल बैनर है। और न्यूट्रल ही नहीं है, उनमें जो स्ट्रेंथ है, उनमें जो इंटेग्रिटी है, ये सारी चीज़ें रैली करेंगे पहले लॉयर्स को, लेकिन ये लिमिटेड लॉयर्स तक नहीं रहने वाली बात है। देखें, आपको जब एक सब्जेक्ट मैटर और एक आपको इशू ऐसा मिल जाता है ना जिसमें आप ट्रूली बिलीव करें, तो आपकी एक एनर्जी और मोटिवेशन एक नेक्स्ट लेवल होती है और डेफिनेटली आपकी अपनी जो आप जो चीज़ें चाहते हैं, अब जिस तरह मरीम नवाज़ और बिलावल हैं, उनको तो इशू चाहिए ही था, उनको ये गॉड सेंड इशू मिल गया है। और जो अवाम बेचारे गरीब जिनको चीखने की वजह उन्हें महसूस हो रही थी, उनको भी इशू मिल गया और ये सारे अब एक बैनर के अंडर आ जाएंगे। और ये PTI की हुकूमत को वाकई सोचना पड़ेगा कि उन्होंने क्यों किया और अभी क्यों किया और किया ही क्यों। सही। और ये जो पोजीशन PTI की सामने आई, उसके अलावा एक और पोजीशन है जिसको मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को सरप्राइजिंगली बुरी लगी। वो अनफॉर्चुनेटली हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप के अंदर स्टार्ट थी। वहीद साहब, अगर हम इस शो को उस नुक्ते पर रैप अप करें, 105 रन ऑल आउट, बाबर आजम के नहीं, ऑल आउट। देखिए, मेरे ख्याल से यहाँ पे एक अगेन जो पाकिस्तान का हमारा एज अ कंट्री मसला है, वही हमारी क्रिकेट टीम का मसला है कि हम बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं इंडिविजुअल्स पे, एक परसेप्शन ऑफ टैलेंट पे, और सिस्टम्स के थ्रू जो है कोई चीज़ सही तरह नहीं होती। अब ये बहुत लंबी बहस है, ना मैं क्रिकेट पे एक्सपर्ट हूँ, लेकिन अगर आप देखें तो हमारी पिछले साल में हमारी बॉलिंग जो हमारी स्ट्रेंथ रही है, उसकी एवरेज पेस 131 किलोमीटर्स पर आवर बताई जाती है, जो कि एक मीडियम पेसर की जो है ये पेस है। तो हमारी इंस्टीट्यूशनली बॉलिंग डिपार्टमेंट बिल्कुल वेकेंट, बैंकरप्ट हो चुका है। और ये वो डिपार्टमेंट है जो हमें 92 के वर्ल्ड कप और उससे पहले और उसके बाद हर चीज़ जिताता आया है, उसका आज ये हाल है कि उनसे बॉलिंग ही नहीं हो रही। फास्ट बॉलर हमारे हैं जिनसे बॉलिंग ही नहीं हो रही है, मोहम्मद आमिर से बॉलिंग नहीं हो रही। आई थिंक ट्रेंट ब्रिज जैसे मैदान पर, जहाँ पर जो बैट्समैन पैराडाइज है, जिसको वेस्ट इंडीज़ ने भी दिखाया फिर कि बैट्समैन पैराडाइज है, वहाँ पर बॉलर्स को आड़े हाथों लेने के बजाय, क्या इससे मैं ये ना समझूं जो हमारी इनिंग्स रही कि आजकल कुछ बल्ला चल नहीं रहा। सही सही, बट ये इंडिविजुअल एक जो कलेक्टिव इंटेलेक्चुअल कोलैप्स था, यानी कि कलेक्टिव ये इन द माइंड एक बैटल लॉस थी, क्योंकि वो बाउंस का इस्तेमाल कर रहे थे और आंड्रे रसल बाउंस का इस्तेमाल कर रहा था। 5 मैच ऑस्ट्रेलिया, 4 प्लस T20 इंग्लैंड से और फिर अफगानिस्तान से भी हार चुके हों, तो मेंटली पिकअप करना वाकई मुश्किल होता है और ये कैप्टन और कोच के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन एक ही चीज़ मुझे अभी भी रे ऑफ होप देती है, जो कि शायद मुझे नहीं देनी चाहिए, क्योंकि 92 की टीम की बात ही अलग थी, उसका टैलेंट अलग था। लेकिन 92 शुरू में वो भी हारे थे, शुरू में हारे सिर्फ नहीं थे सर, एक मैं उस वक्त कुछ होशमंद था। मैं आपको बता सकता हूँ कि हमें ना सिर्फ के खुद हर मैच जीतना था, हमें ये ख्वाहिश भी करनी थी कि दूसरे किस तरह हारें। और इंग्लैंड से जो हम 100% मैच हारा हुआ था, अगर उसमें बारिश ना होती तो हम वर्ल्ड कप से उसी दिन बाहर थे। तो अब यहाँ पे देखें, रमज़ान का महीना तो नहीं होगा इस दफ़ा जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप में था, लेकिन ईद और रमज़ान की बरकत और मेरे ख्याल से अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं हम देखिए कुछ डिवाइन इंटरवेंशन हो जाए, और तो मुझे कोई रास्ता नहीं नजर। मैं ये मानता हूँ कि हम जिस तरह टूर्नामेंट्स के अंदर खेलते हैं, 2009 के T20 वर्ल्ड कप की फ़तह के अलावा हमने चैंपियंस ट्रॉफी 2017 जिस तरह जीता, जिस स्नेक रूट से जीता, जिस तरह हम वहाँ तक पहुँचे,
और जिस तरह वर्ल्ड कप 92 जिस तरह आपने बयान किया, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप इस तरह खेलें तो आप इससे जीत जाएंगे। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि आपको पहले हारना ही चाहिए। इस तरह कि अगर हम आज अगर जीत जाएं, मतलब अगर हम पहले मैचेस को जीत जाएं तो हमें परेशान होना चाहिए कि नहीं अब तो टूर्नामेंट तो नहीं जीत सकते। सही। आप लोगों की क्या राय है? facebook.com/agenda @agenda360 समा हमारा ट्विटर हैंडल है। आज हमने एक बहुत लाइट हार्टेडली क्रिकेट को भी हैंडल किया एंड विद एक बात मुझे आपको फिर से रिमाइंड करनी होगी मोइज़ जाफरी साहब, बहुत रेलेवेंट है। 1992 में मुझे अब याद आया, पहला मैच हम वेस्ट इंडीज से आई थिंक 9 या 10 विकेटों से ही हारे थे पहला मैच, और वी वर ह्यूमिलिएटेड इन दैट मैच। मुझे यही पता था, यकीन था कि ये भी मुझे याद दिलाया जाएगा कि हम इसी तरह हारे थे। और एक दफ़ा एक और चीज़ भी याद दिलाई जा सकती है कि 96 रन पे 74 रन पे पाकिस्तान आउट हो गया था, वो भी 92 के वर्ल्ड कप में हुआ था, वो फिर नो रिजल्ट हुआ था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इसका ये मतलब नहीं है कि ये फिर से होगा। इसका सिर्फ ये मतलब है कि आपकी टीम इस वक्त बहुत मुश्किल में है और जहनी तौर पर भी काफ़ी दबाव का शिकार है। दैट नीड्स टू टर्न अराउंड। आपकी क्या राय है? जिस तरह मैंने पहले कहा, एक काफ़ी लाइट हार्टेडली हमने क्रिकेट डिस्कस किया, लेकिन हमारे शो का जो मेन मेरिट रहा है वो आज एक हैवी हार्टेडली एक आप ये तो नहीं लेकिन साथ कहना चाह रहे हैं कि क्रिकेट को इस वक्त इमरान खान की ज़रूरत है। आपकी क्या राय है? facebook.com/agenda360 @agenda360 समा। इंशाल्लाह कल एक बार फिर आपके सामने हाजिर